बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर जो है वो कॉम्पटेंट इफेक्ट का डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो लाइट है उसकी डुअल नेचर हमने वेरीफाई की थी। हालांकि पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी उसको डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पटेंट इफेक्ट में भी ये जो चीज़ जो है वो साबित होगी कि जो लाइट है या एक्सरेज है उनकी डुअल नेचर होती है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो क्योंकि उसमें हमने स्कैटरिंग देखी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो कॉम्पटेंट इफेक्ट में, इसी तरह जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें हमने जो है वो फोटॉन्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन देखी थी किसी मेटल से, जो कि ये ट्रूली मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव की प्रॉपर्टी नहीं लगती। इससे साबित हुआ कि वो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी शो कर रही हैं और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रही हैं। तो जिससे फिर इसको कहा गया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है। इस बात को सामने रखते हुए 1923 में डी ब्रोइस ने भी एक हाइपोथेसिस पेश किया। उसने कहा जो लाइट है एक्चुअली वो वेव है, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज शो कर सकती है। तो जो पार्टिकल है जो एक्चुअली पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो वेव की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं शो कर सकता। यानी कि ऐसे ही है बेटा, इसकी मिसाल कैसे समझे कि एक मैच में एक बॉलर, एक प्लेयर है, एक बॉलर है, वो जो है कभी ऐसा हुआ कि उसने 50 कर ली, फिर अगले मैच में फिर 50 कर ली, या कुछ अर्से बाद फिर 50 कर ली, तो बाद में कहा गया ये तो बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। तो ये तो बॉलर अकेला नहीं है, बल्कि इसको ऑलराउंडर कहना चाहिए। तो ये बात इतनी अजीब भी नहीं है, हम देखते हैं ऐसा होता है। और फिर अगर मैं ये कहूँ, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कोई बैट्समैन है, एज ए बैट्समैन टीम में शामिल हुआ, लेकिन उसको एक दफ़ा बॉलिंग करवाएगी कभी किसी मजबूरी के तहत, किसी बॉलर के अनफिट होने पर, तो उसने 2 आउट कर दिए, उसने फिर अगले मैच में 2-3 दफ़ा फिर उसको बॉलिंग करवाई, उसने फिर 3 आउट कर दिए, फिर उसको फिर मुसलसल उसको बॉलिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हर मैच में 2-3 आउट कर देता था। तो वो जो था बैट्समैन था, लेकिन वो बॉलिंग भी करवा रहा है। इससे क्या बात साबित हुई है कि जैसे एक बॉलर जो था वो बैटिंग करके ऑलराउंडर बन सकता है, इसी तरह एक बैट्समैन जो है वो कभी बॉलिंग अच्छी करवा के ऑलराउंडर क्यों नहीं बन सकता। इस बात के जो इम्कानात हैं उसको हम ज़ीरो कंसिडर नहीं कर सकते। यही बात है कि डी ब्रोइस ने कहा कि अगर लाइट वेव होने के बावजूद पार्टिकल की प्रॉपर्टीज में टांग अड़ा रही है या वो शो कर रही है, इसी तरह जो पार्टिकल है वो वेव प्रॉपर्टीज क्यों नहीं शो कर सकता, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता, वो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं शो कर सकता। इस बात को बेटा उसने बुनियाद बनाकर एक इक्वेशन ड्राइव की, जो कि मैटर वेव इक्वेशन कहलाती है, जो मैटर की डुअल नेचर को शो करती है। उसने जो है वो सिंपल एक इक्वेशन जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, एक ये वेव की इक्वेशन बनती है, और ये आइंस्टाइन इक्वेशन जो पार्टिकल की है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा उसने कंपेयर किया, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c को 2 दफा हम लिख सकते हैं, इस जो c को एक को तो नीचे डिवाइड कर दिया, और ये जो m इंटू सी है, मैस इंटू ये m इंटू सी होता है मैस इंटू वेलोसिटी, और मैस इंटू वेलोसिटी बेटा क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, c उधर चला गया, न्यू ओवर c बेटा क्या होता है 1 ओवर लैम्डा, ये लास्ट एक्सप्रेशन में भी हमने डिस्कस किया था। तो p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, और लैम्डा को उधर ले जाएं, p को उधर ले जाएं, तो मैस इंटू वेलोसिटी। तो ये बेटा जो रिलेशनशिप उसने डिस्क्राइब किया, इसमें बैक वक्त वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है, वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है। यानी कि पार्टिकल मोमेंटम का होना पार्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, और वेवलेंथ का होना उसकी वेव प्रॉपर्टीज को शो करता है। लेकिन उसने साथ ही ये बता दिया कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या बन रहा है, देखें बेटा आप जरा, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। इसका मतलब बेटा ये है, ये आपने एफएससी में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो वेव की फॉर्म में तो मूव कर सकते हैं, वेवलेंथ शो कर सकते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे स्टोन है या कोई बड़ी चीज है जिसका मैस ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, वो जो वेवलेंथ है इसकी वो मेजरेबल नहीं है, उसको हम वेव कंसिडर नहीं कर सकते। ये इसकी जो उसने मैथमेटिकल जो है वो सॉल्यूशंस इसके दिए, सपोज किया उसने कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी। फिर उसने कहा एक स्टोन 1 ग्राम स्टोन किसी एक खास स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी। तो दोनों वेवलेंथ को जब उसने कैलकुलेट किया तो देखा जो स्टोन की वेवलेंथ आई थी, जो स्टोन की वेवलेंथ आई थी वो जो है कंपेरेबल नहीं थी
एक्स रेज के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं था, कोई उसकी मेजरेबल रेंज में नहीं आ रही थी। जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ थी वो मेजरेबल थी और वो एक्स रेज की रेंज में आ रही थी। इस वजह से उसने कहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर तो ये क्वेश्चन अप्लाई होती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो वेव की फॉर्म में मूव नहीं कर सकते। ये मफरूजा पेश करने के बाद 1923 में ये जो है वो हाइपोथेसिस पेश किया गया, जबकि फिर बाद में इसको वेरीफाई किया गया एक्सपेरिमेंटली। डेविसन और जर्मन 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके इसको जो है वेरीफाई किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक, ये इसकी डायग्राम बेटा बनी हुई है सिंपल सी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वेव प्रॉपर्टी शो करने का मतलब बेटा हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, डायफ्रैक्शन शो करना या इंटरफेरेंस शो अगर कोई कर दे तो उसको हम वेव प्रॉपर्टीज में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सिंपल सी डायग्राम है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कहां से आया है, हीटेड फिलामेंट। फिलामेंट को जब हीट करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यहाँ उसको पोटेंशियल जो है V पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो एक्सेलरेट होंगे, उनकी मूवमेंट में स्पीड में इजाफा होगा। वो वोल्टेज कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, 30। बाद में उसने मुख्तलिफ रेंज के वोल्टेज अप्लाई करके देखा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन आगे एक स्लिट में से उसको फोकस किया, एक निकल क्रिस्टल पे जब स्ट्राइक किया, तो निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करने के बाद उनमें डायफ्रैक्शन उसने ऑब्जर्व की, बीम ऑफ डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। वो जो बीम ऑफ डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन आके स्केल पे पड़ी, जिसके साथ जो है, जिसको हम जो है वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर साथ उसके अटैच था। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ये स्केल मूवमेंट के लिए है कि किस एंगल पे उसने जो है वो डिफ्रैक्शन की है। तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में जो है वो डीसी करंट है जो कि ऑब्जर्व किया गया, और उसमें जो करंट के मेजरमेंट से पता चला कि वाकई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ उससे करंट प्रोड्यूस हुआ। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्ट्राइक किए हैं, डायफ्रैक्शन हुई है। इस पैटर्न को जो है उसने एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स से साबित कर दिया कुछ वैल्यूज के साथ। उसने कहा जब पोटेंशियल कितना अप्लाई किया हमने V, उसने इलेक्ट्रॉन E चार्ज को मूव करवाया, तो उसके फील्ड को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू होती है V इंटू E। ये वो पोटेंशियल जो अप्लाई किया है, ये E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको वो मूव करवा रहा है। अब मूव करवा रहा है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी प्रोड्यूस होने का मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसने काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की, जो बेटा किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर आ गया, v इंटू ई। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 2 इधर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लेनी है हमने h ओवर mv। इस जो v की वैल्यू, ये वाली हम यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे, फिर इस m को ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ। ये जो m है बेटा, जब अकेला सिंगल m हो जिसकी पावर 1 हो, उसको हम 2m के साथ इकट्ठा करके स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अंदर इकट्ठा करें आप m स्क्वायर, जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ m, इस स्क्वायर रूट ऑफ m से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसके बाद ये आ जाएगी h ओवर 2, ये वाला ve, और ये m हमने साथ अंदर लिख लिया उसके स्क्वायर रूट के। तो अगर हम इस h को भी स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर। तो ये लैम्डा की वैल्यू है। फिर उसने इस लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट किया मुख्तलिफ वोल्टेज अप्लाई करके, 10 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक यहाँ पे अप्लाई किया, और h की वैल्यू पुट की, चार्ज पुट किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया, तो लैम्डा की वैल्यू को उसने कैलकुलेट किया। तो बेटा वो वैल्यू क्या आई, 3.877 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1226 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज में उसकी वेवलेंथ उसने ऑब्जर्व की। और ये जो उसने वेवलेंथ बेटा ऑब्जर्व की ना, ये एक्स रेज की जो रेडिएशंस हैं उनसे कंपेरेबल है। इससे बात साबित हुई कि वाकई जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वेव नेचर शो कर सकते हैं इस डायफ्रैक्शन पैटर्न पर। इस एक्सपेरिमेंट के बाद डेविसन और जर्मन को भी नोबेल प्राइज मिला, लेकिन आइडिया जो कि डी ब्रॉयल्स ने दिया था, इसलिए उसको भी नोबेल प्राइज जो है वो मिला। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।